8 आपके डाउट्स में है, उससे पहले एक रिकैप दे देती हूँ तीनों गोल्डन रूल्स का। 3 गोल्डन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, हमें ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस और नेट क्या है? इनकम, प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस इनकम, ग्रॉस प्रोडक्ट, ये सब कुछ हमारे लिए जो भी होगा नेशनल, चाहे ग्रॉस प्रोडक्ट हो चाहे ग्रॉस इनकम हो, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब है कंजम्पशन ऑफ और ये चॉकलेट के रैपर्स ना तो यहाँ डालोगे और ना बाहर के स्टेयर्स पे डालोगे, या तो एक जना इकट्ठा करके डस्टबिन में डालकर आएगा, ये अपने बैग में रख लो। जी, ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट और नेट प्लस डेप इज इक्वल टू ग्रॉस, सेम ही बात हो गई ना? हाँ, सेम ही बात हो गई, लिखा है समझाने के लिए, एक ही बात है। हाँ, खा लो, खाने की मनाही थोड़ी ना है, खाने को तो मैं कहीं मना ही नहीं करती। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है कि अगर हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA प्लस कर देंगे अगर हम, तो हमें मिल जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। और इसी तरह से नेशनल प्रोडक्ट में से NFIA माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। NFIA की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो भी फैक्टर इनकम है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट्स, ये जितने भी फैक्टर इनकम हैं वो सारी की सारी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। जितनी भी हमें फैक्टर इनकम रिसीव हुई, जितनी भी हमें फैक्टर इनकम पे की, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। फैक्टर इनकम जो भी हमें अब्रॉड से मिल रही है, जो भी हम पे कर रहे हैं, उसका डिफरेंस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो अगर हम डोमेस्टिक में प्लस करेंगे तो हमें नेशनल मिल जाएगी। डोमेस्टिक का मतलब जो विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, और नेशनल का मतलब जो हमारी कंप्लीटली पॉलिटिकल टेरिटरी होती है, ठीक है। रूल नंबर 3, अगर फैक्टर कॉस्ट पे हमने इनकम निकाली है तो उसमें NIT प्लस करेंगे तो वो मार्केट प्राइस की इनकम आ जाएगी, ठीक है। यानी कि NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस पे नेशनल इनकम है तो उसमें से NIT माइनस करेंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट की मिल जाएगी। तो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं। अब मैं तुम्हें इन्हें क्वेश्चंस में करके दिखाती हूँ, जो तुम्हारे डाउट्स के क्वेश्चंस हैं उन्हीं के थ्रू। मैम जी, जब हम नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड पढ़ते हैं तो उसमें हमने रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस के बारे में अभी नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे।
मैं पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे कमांड कराना चाहती हूँ, उसके बाद मैं थ्योरी पर आऊँगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली फिर चलती रहेगी आप लोगों की। अभी बहुत सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं कराऊँगी। ठीक है। क्या बोलो? ये FC इक्वल टू M। रूल 3। हाँ तेरा भी कोई डाउट था ना, वो हो गया था? हाँ वो मेरा हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों की स्पाइरल है बेटा, आप उनसे शेयर कर लो अभी, ठीक है? तुम्हें भी नहीं मिली थी। 7th क्वेश्चन में देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको गिवन है और आपको निकालना क्या है? GNP एट फैक्टर कॉस्ट। GNP एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालनी है। हमें गिवन क्या है? NDP एट मार्केट प्राइस। अब रूल नंबर 1, नेट एंड ग्रॉस, ये देखो ये रूल नंबर 1 है। हमें नेट गिवन है और ग्रॉस पे जाना है, तो हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। 2 लाइन छोड़ के इनकी वैल्यूज यही लिखते जाओ साथ साथ में। 24,000 प्लस डेप्रिसिएशन इज 4,000। सेकंड पर आओ, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस NFIA। NFIA हमें दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ये टू द नेट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ये। हाँ मैं एक्चुअली मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, शायद एक बार देखना वहाँ पे है कि नहीं। तू रख के तो आया था फोन? मैं रखा है था। हाँ ठीक है, ये करेक्शन कर लो, टू अब्रॉड। हाँ अब तो ये हो गया फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। फिर थर्ड पर आ जाओ, ये थर्ड है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है माइनस NIT, तो माइनस NIT कितना है? 120 एंड 30, तो ये हो गया 28,000 माइनस 200 माइनस 90, तो कितना हो गया? 27,710। और इसको एंड में रुपीस करोड़ लिखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लो। फिर 8th क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन किसका डाउट है? सबका है। देखो नेशनल इनकम दी हुई है ना, नेशनल इनकम के आगे लिख लो NNP एट FC, और फिर देखो NNP एट FC, और फिर देखो होता है क्या। बाकी सबके हो गए सारे क्वेश्चंस? क्वेश्चन 8 में नेशनल इनकम का दे रखा है। नेशनल इनकम लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 8 में, 64,500। अच्छा ठीक है। मैं ये पूछ रहा था कि जब हमें दिया हो नेशनल इनकम ऐसे, तो जब हम इक्वेशन फॉर्म में कर रहे हो तो नेशनल इनकम लिखा है फिर? नेशनल इनकम मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि वो NNP एट फैक्टर कॉस्ट होता है। 8th में जो नेशनल इनकम लिखा है दैट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट। फटाफट से कर लो, फिर मेरे को आगे कराना है एक और चीज़। अभी तुम्हारे इसमें ना बहुत सारी थ्योरी की टर्म्स हैं जिनको मुझे लिखवाना है। तो एक्चुअली नेशनल इनकम में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स है ना, तो हम लोग करते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। एक बार मैं करवा दूंगी सारे कॉन्सेप्ट्स, फिर हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और साइमल्टेनियसली थ्योरी भी, क्योंकि 1 घंटा थ्योरी के नोट्स लिखवाऊंगे तो तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। तो इट्स बेटर कि हम आधा घंटा थ्योरी कर लेंगे, आधा घंटा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे फिर धीरे धीरे। इसलिए क्यों तो याद आएगा, मैंने कहा था हम चाहे इनकम को यूज़ कर लें
चाहे हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर लें और चाहे हम टोटल वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट की बात कर लें। जब मैंने सर्कुलर फ्लो करवाया तब भी मैंने ये बात बोली थी कि हम चाहे तो ये देख लें कि सारी फैक्टर सर्विसेज को पेमेंट कितनी हो रही है, या उनकी फैक्टर इनकम कितनी हो रही है, या टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, या कितना कंज्यूम हो रहा है। इन सब से हमारा टोटल जो वैल्यू ऑफ इनकम है वो सेम रहेगी, क्योंकि हम लोग ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कोई लीकेजेस, कोई इंजेक्शंस नहीं हैं। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास मेथड्स हैं। तीन मेथड में इनकम मेथड के जब कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं तो एनडीपेड एफसी आता है। एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी आता है और इसमें भी जीडीपी एट एमपी आता है। अगर हमारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग बिल्कुल सही है तो तीनों मेथड से हमारी नेशनल इनकम एकदम एक जैसी आती है, सेम आती है। तो हम क्या कहते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन फिर प्लस NFIA और माइनस NIT, तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। जबकि यहाँ पे हम सिर्फ NFIA ऐड करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी, क्योंकि नेशनल इनकम इज NNP एट FC। ठीक है ना, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी विच इज NNP एट FC। समझ में आई बात? ये तीन मेथड्स होते हैं। अब हम लोग इन तीनों मेथड्स को करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि नेशनल इनकम एक वो चैप्टर है जिसमें आराम से 200-250। मैम NNP एट FC होता है तो अपने यहाँ तो GDP है। हाँ, तो ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट हो गया। यस। डोमेस्टिक में NFIA ऐड किया, नेशनल हो गया। ठीक है, तो मैंने कितने के बोले थे, 200-300 क्वेश्चंस बोले थे ना कि नेशनल इनकम के करने होंगे। इसीलिए हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन सबसे पहले कर रहे हैं, जिससे कि हम थ्योरी भी करें तो आप लोग साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करते रहें। इसीलिए मैंने सबसे पहले ही चैप्टर पकड़ा है, क्योंकि जिससे बार बार प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इनकम मेथड करेंगे। इनकम मेथड में हमारे पास रूल होता है कॉम, ये याद कर लो, कॉम। इससे हमारा NDP एट FC आ जाता है। कॉम का मतलब C इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब जो कुछ भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को दे रहा है, दिस इज ऑल कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। किस किस फॉर्म में दे रहा है, कैश और काइंड वेजेस। जो वेजेस हैं वो चाहे कैश में दे या काइंड में दे। काइंड में कैसे देते हैं वे, सैलरी एंड वेजेस काइंड में कैसे दे सकते हैं, कैश में तो सबको ही पता है, काइंड में कैसे देंगे। हाँ, नहीं, प्रमोशन नहीं, काइंड। क्या होता है, कोई किसी का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट भी अपने एम्प्लॉयज को वो दे देते हैं, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, कि आपका ये भी, जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल है तो उन्हें बोल दिया हॉस्पिटल में कि आपका पूरा ट्रीटमेंट फ्री होगा, तो वो इन काइंड ही तो हो गया। या हम ये कह सकते हैं किसी भी तरह के अलाउंसेस, किसी भी तरह के परक्विजिट्स, ये सब, तो किसी भी तरह के कोई भी परक्विजिट हो, अलाउंस हो, कोई भी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के टुवर्ड्स, जैसे कि पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूशन हो एम्प्लॉयर का। ध्यान रखना, कंफ्यूजन कहाँ होती है एम्प्लॉय में, कि अगर एम्प्लॉय लिखा है तो वो नहीं लेना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेड बाय एम्प्लॉयर
टू एम्प्लॉय, ये ध्यान रखना कि एक एम्प्लॉयर क्या पे कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं लेना, ठीक है, समझ में आई ये बात, हमेशा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ओ, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को फर्दर हम कह सकते हैं RIRP। RIRP मतलब रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट्स, ये हमारी होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो हमारे पास हैं ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसे, अगर हमारे पास टेंजिबल प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड हो गया, ऑफिस हो गया, बिल्डिंग हो गई, गाड़ी हो गई, तो उसके बदले में रेंट मिल रहा है। अगर हमारे पास फाइनेंशियल है, कुछ फाइनेंस हमारे पास है तो उसके बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ इंटेलेक्चुअल है तो रॉयल्टी मिल रही है, और प्रॉफिट्स फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू मिल रहा है। अब ये प्रॉफिट्स के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। हम जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स में से पहले देते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा हम देते हैं डिविडेंड। कॉर्पोरेट टैक्स जो कि गवर्नमेंट को जा रहा है, डिविडेंड किसको जाता है, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे उनको जा रहा है। और इसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बच गया तो उसे हम कहते हैं सरप्लस प्रॉफिट, हम कह सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, हम कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है, हमें क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं, रॉयल्टी भी दी हुई है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है, तो हम अंदर के कंपोनेंट्स को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में तो सब कुछ आ रहा है। इधर अगर हमें वेजेस भी दिए हुए हैं और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दिया हुआ है तो हम वेजेस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें मेजर हेड दिया हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट्स भी दिए हैं और सरप्लस प्रॉफिट भी दिया है तो हम प्रॉफिट को लेंगे, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब जितनी बार भी आप क्वेश्चन करोगे, चाहे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो, अभी प्रैक्टिस करते में अगर इतने सारे क्वेश्चंस करने तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, बट ध्यान रखो एग्जाम में कभी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी और सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं करनी कि अच्छा इसको 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 ऐड किया और चलो ऐड करके दिखा दिया, एडिशन करके नहीं दिखाना। प्रैक्टिस करते समय भी आपने कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको थ्योरी ही स्ट्रॉन्ग करेगा। लेटर ऑन आपको रियलाइज होगा कि हमारी थ्योरी ही स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है एम, विच इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब हो गया जो भी हमारी मिसलेनियस इनकम है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जितना भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहां की जो मिसलेनियस इनकम है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं भी अभी पढ़ा रही हूँ तो जो मेरी इनकम है ये भी मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में है, ठीक है। तो कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हमारे वेंडर्स होते हैं इतने सारे, शॉप्स हैं मार्केट में इतनी सारी, ये सब हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रही है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी इनकम अलग होती है, ठीक है। तो कोई भी इनकम जो कि हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। तो हम इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, वी गेट एनडीपी एट एफसी एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। तो इसे हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हमेशा नेशनल इनकम निकालने का क्वेश्चन नहीं आता। हो सकता है आपको डोमेस्टिक इनकम निकालने को ही दे दें, या हो सकता है आपको ये बोल दें कैलकुलेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस,
ये कॉमन मिस्टेक्स है, बताती तो मैं हर साल हूँ, फिर भी बच्चे करते ही हैं, फिर भी मैं बताती हूँ इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसे बच्चे हों जो ना करें वो गलतियाँ। ठीक है, तो ऐसे नोट डाउन करो, फिर आगे की बात करेंगे। ये सब कुछ जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, दैट इज ऑल द थिंग्स विच आर पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एक बार अनाउंस कीजिए जो इन्फॉर्मेशन। परक्विजिट्स होते हैं, जैसे कि कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि मान लो उन्हें सर्वेंट मिले हैं, गाड़ी का पेट्रोल मिल रहा है, टेलीफोन का बिल मिल रहा है, पर्क्स। हाँ, तुम्हारी भाषा में पर्क्स, वैसे पर्क्स का प्रॉपर नेम परक्विजिट्स होता है जी। ओ, तुम्हारी शॉर्ट लैंग्वेज। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting their notifications and comment. ठीक है?